नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रश्न है ये आपसे पूछ रहा है कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। मतलब आपको बताना है कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब क्यों शैक्षिक प्रशासन का गठन किया जाता है, हमें इनकी क्या आवश्यकता होती है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखकर उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। कह रहे हैं कि जो शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है और उसके जो महत्व है उसको ध्यान में रखकर आप इनके उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं। देश स्थिति, ठीक है, आवश्यकता, शैक्षिक विकास की दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, मतलब देश की स्थिति, देश और स्थिति को देखकर, ठीक है, आवश्यकता को देखकर यहाँ पे कुछ आपके जो है उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य बताया गया है कि समाज के समस्त बालकों, मतलब जितने भी बालक हैं उनको के समुचित विकास के लिए, मतलब उनको जो है पूर्ण रूप से अगर आप ऑल ओवर डेवलप करना चाहते हैं, लिए उपयुक्त पर्यावरण, ठीक है, उनके लिए क्या, जैसा आपको एक पर्यावरण की आवश्यकता होती है उस प्रकार का पर्यावरण तैयार करना और आवश्यक सामग्री एवं साधन जुटाना। ठीक है, तो वो आपको उपयुक्त पर्यावरण उनके लिए तैयार करना होगा और जो भी सामग्रियां चाहिए, जो भी साधन चाहिए, उनको आपको जुटाना पड़ता है। ये शैक्षिक प्रशासन का पहला उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों तथा गतिविधियों को भली भांति संचालित करना। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा के जितने भी स्तर हैं, प्रत्येक स्तर पर आपको क्या करना है, जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी शैक्षिक क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, उनका भली-भाँति संचालन करना ही क्या होता है, दूसरा उद्देश्य हो जाता है शैक्षिक प्रशासन का। ठीक है? अब हम बात करते हैं तीसरे उद्देश्य के बारे में। तो तीसरा उद्देश्य बताया गया है शिक्षा संबंधित कार्यों को संपन्न करना। मतलब शिक्षा संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उनको संपन्न करना, ठीक है? तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता करना। जो शिक्षा से संबंधित व्यक्ति हैं, जो उसमें कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अध्यापक हो, प्रधानाध्यापक हो, चपरासी हो, बाबू हो, कोई भी है, तो उसकी क्या करना, सहायता करना। ये भी शैक्षिक प्रशासन का ही तीसरा उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, अब बात करें इसके चौथे उद्देश्य के बारे में। तो चौथा इसका उद्देश्य ये होता है कि शिक्षा संबंधित नवीन उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना और उनका निर्वाह करना। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा संबंधित जो हमें नवीन उत्तरदायित्व, मतलब नए नए उत्तरदायित्व देखने को मिलते हैं, उनको वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है और उनका अच्छे से वो निर्वाह भी करता है। कौन करता है, तो शैक्षिक प्रशासन आपका करता है। ठीक है, अब पांचवा उद्देश्य देखें उसका। तो पांचवा उद्देश्य ये है कि शिक्षा संबंधित नीतियां, ठीक है, जितनी भी शिक्षा संबंधित नीतियां हैं, योजनाएं बनाना, जितनी भी नीतियां, जितनी भी योजनाएं, उनको बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना, उनको लागू भी करना, ये शैक्षिक प्रशासन का ही उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठे उद्देश्य के बारे में। तो छठा उद्देश्य बताया गया है कि शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारियों, जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति करना, सेवा शर्तों का निर्धारण करना, उनको कौन से कार्य करना ये बताना तथा उनके शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रगति करने की व्यवस्था करना। मतलब उनको पढ़ाने के लिए जो व्यवस्थाएँ चाहिए, जैसे कुर्सी, मेज़, श्यामपट्ट, इन सारी चीज़ों की वो व्यवस्था करना, ये सारा काम जो हो जाता है, आपका शैक्षिक प्रशासन का हो जाता है। ठीक है? अब हम बात करें इसके 7वें नंबर की। तो 7वां नंबर बताया गया है शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बीच तथा शिक्षा के कार्यक्रमों में समन्वय एवं समायोजन स्थापित करना। मतलब कह रहे हैं शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है? और शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम हैं, इन दोनों के बीच क्या करना है, समन्वय, ठीक है, एवं समायोजन, उनके बीच में जो है आपको क्या, मध्यस्थता अच्छे से, कि इन दोनों के बीच में जो है संबंध अच्छे बने रहें। ठीक है, ये एक दूसरे की सहायता कर सकें, मदद कर सकें। ठीक है, कुछ इस प्रकार से करना होता है। आठवां उद्देश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त, कि आठवां उद्देश्य आपका ये बताया गया है कि शिक्षा के नवीन उद्देश्यों, मतलब जो नए-नए उद्देश्य आते हैं, नए-नए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, जो नए-नए मूल्य बताए जाते हैं, इन सारी चीज़ों का निर्धारण कौन करता है आपका? ये शैक्षिक प्रशासन ही करता है। ये इसका आठवां उद्देश्य हो जाता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं 9वें उद्देश्य के बारे में। तो शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसका पूर्ण रूप से सभी तरफ से विकास करना, उनको डेवलप करना, उनकी विभिन्न शक्तियों को प्रशिक्षित करना, उनकी भी जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको क्या करना, प्रशिक्षित करना, उनके दृष्टिकोण को विकसित करना, उनकी जितने भी दृष्टिकोण हैं, ठीक है, उनको भी क्या करना, डेवलप करना, विकसित करना और उनके चरित्र को विकसित करना, ये भी क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन का ही एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 10वें नंबर उद्देश्य के बारे में। तो 10वां नंबर उद्देश्य कहता है कि शिक्षा विभाग के प्रत्येक कर्मचारी
एवं अधिकारी को अपने अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व से अवगत कराना। मतलब जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी का क्या-क्या अधिकार है, ठीक है, वो बताना। उनके कर्तव्य क्या-क्या हैं, मतलब उनका क्या-क्या करना है, उनका उत्तरदायित्व क्या है, इन सारी चीज़ों से उनको अवगत कराना, उनको परिचित कराना भी शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 11वें नंबर उद्देश्य के बारे में। तो 11वां नंबर उद्देश्य में पहले दोस्त बताया गया है शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण एवं परिनिरीक्षण करना और प्रगति के लिए निर्देशन कर देना। मतलब कह रहे हैं कि जितनी भी शिक्षा संस्थाएँ हैं, उनके ऊपर जाँच बिठाना, ठीक है, देखते रहना कि कैसे संचालन हो रहा है और उसमें जो कुछ भी कमियाँ हैं, उनको दूर करना, उनके प्रगति के लिए क्या करना, निर्देशन देना, उनको ये सजेशन देना कि आप ये करो तो अच्छे से और अच्छे से आप डेवलप कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं 12वें नंबर उद्देश्य के बारे में। तो शैक्षिक प्रशासन का 12वां नंबर उद्देश्य ये आ जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अधिकतम उपलब्धियां प्राप्त कराने के लिए साधन जुटाना और अनुकूलन पर्यावरण उत्पन्न कराना। मतलब कह रहे हैं कि जैसे शिक्षा का क्षेत्र जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, उनको अगर आप प्राप्त कराना चाहते हैं तो उसके लिए जितने भी साधन हो सकते हैं उन सभी साधन को वो जुटाएगा, ठीक है, और उनके अनुकूल पर्यावरण भी वो पैदा करेगा। कौन पैदा करेगा? तो ये आपका शैक्षिक प्रशासन करेगा। ये भी इसका एक उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 13वें नंबर उद्देश्य के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना। मतलब कह रहे हैं कि जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम हैं, अगर उनको चलाना है तो उनके लिए कुछ पैसों की खर्च की ज़रूरत पड़ती है, खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। तो उन धन की व्यवस्था भी आपका शैक्षिक प्रशासन करता है और शिक्षा के संबंधित आय व्यय का अभिलेख तैयार करना। मतलब शिक्षा से संबंधित जितने भी आए हुए हैं, जितने पैसे आए हैं मतलब फीस के तौर पे, और जितने पैसे खर्च हुए हैं, इन सभी का जो है क्या करना मेरे प्यारे दोस्त, अभिलेख तैयार करना। ये भी शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य होता है, ठीक है। 14 नंबर उद्देश्य देखें तो ये बताया गया है कि समाज में नागरिकों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, नागरिकों, पालकों एवं शैक्षिक व्यवस्थाओं को समय-समय पर शैक्षिक नीतियों, योजनाओं एवं प्रगति से अवगत कराना। मतलब कह रहे हैं कि समाज में जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, जितने भी पालकों, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो ये आपके पालन पोषणहार होते हैं, जैसे कि माता-पिता हो गए, इन सारी चीज़ों, शैक्षिक व्यवस्थापकों को समय-समय पे क्या करना है, शैक्षिक नीतियाँ जो होती हैं, शैक्षिक योजनाएँ जो आती रहती हैं, ठीक है, एवं उनकी प्रगति से उनको लगातार परिचित करवाना रहता है, उनको अवगत करवाते रहना है। ये भी शैक्षिक प्रशासन का ही एक उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 15वें नंबर उद्देश्य के बारे में। तो 15वां नंबर उद्देश्य कहता है शिक्षा संबंधित उचित कार्यों, निर्णयों एवं विचारों को प्रोत्साहित करना तथा अनुचित कार्यों, निर्णयों एवं विचारों को रोकना। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उचित कार्य होते हैं, जितने भी उचित निर्णय होते हैं, जितने भी उचित उचित विचार होते हैं, उनको प्रोत्साहित करता है, ठीक है, उनको इंक्रीज करता है। और जितने भी अनुचित कार्य होते हैं, जितने भी अनुचित निर्णय होते हैं, जितने भी अनुचित आपके विचार होते हैं, इन सभी को क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है? तो ये आपका शैक्षिक प्रशासन ही रोकता है, ठीक है। अब 16वें नंबर उद्देश्य के बारे में बात करें तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्देशन, ठीक है, परामर्श, निर्णय एवं सुझाव प्रदान करना। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको टाइम-टाइम पर महत्वपूर्ण निर्देशन, उनको क्या करना चाहिए ये बताना, परामर्श देना, ठीक है, उनको एडवाइस देना और निर्णय एवं सुझाव, ठीक है, उनको कैसे निर्णय लेना है और उनको वे एक एडवाइस देना। ये भी काम जो है क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन का ही होता है, ठीक है, उसका ही एक उद्देश्य होता है। बात करें 17वां नंबर, तो 17वां नंबर इसका उद्देश्य बताया गया है कि शिक्षा संबंधित प्रत्येक संगठन के लिए पृथक-पृथक प्रशासनिक नेतृत्व करना। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा संबंधित जितने भी संगठन हैं, उसके लिए अलग-अलग प्रशासनिक नेतृत्व करना भी क्या होता है और उनका निर्वाह करना, ये भी शैक्षिक प्रशासन का ही क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 18वें नंबर के बारे में, ठीक है। 18वां जो उद्देश्य है इसका, ये कुछ इस प्रकार से है कि शैक्षिक दृष्टि से शिक्षार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक में सुरक्षा की भावना उत्पन्न कराना। कह रहे हैं कि जैसे शैक्षिक दृष्टि से जो शिक्षार्थी होता है, जो पढ़ने आता है स्टूडेंट, जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, जो अभिभावक होता है, मतलब कि टीचर स्टूडेंट के जो माता-पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनमें जो है सुरक्षा की भावना उत्पन्न कराना। उनको ये बताना कि जहाँ पे ये पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे ये पढ़ाने जा रहे हैं, इनको जो है वहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाएगी, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये भी शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक,
ठीक है? अपव्यय एवं अवरोध को रोकना, जितने भी व्यापक अपव्यय हैं कि मतलब बेकार के खर्च हैं, जितने भी अवरोध हैं, उन सभी को रोकने का प्रयास कौन करता है? आपका शैक्षिक प्रशासन करता है। 20वां और आखिरी उद्देश्य उसका ये बताया गया है कि शिक्षा के माध्यम के द्वारा लोकतंत्रीय व्यवस्था को फलीभूत बनाने के लिए योग्य, अनुभवी एवं कुशल नागरिक उत्पन्न करना। मतलब कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको अगर आप फलीभूत बनाना चाहते हैं, ठीक है? किसके? शिक्षा के माध्यम से, तो उसके लिए आपको अनुभवी एवं कुशल नागरिक को लाना होगा आपके अपने विद्यालय में, ठीक है? तो चलिए, ये आपके कुछ उद्देश्य हो गए। आगे बात करें, यदि हम शैक्षिक प्रशासन के उपयुक्त वर्णित उद्देश्यों को एक बार विहंगम दृष्टि डालते हैं, तो हमें इन उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण एवं संश्लेषण कर उन्हें निम्न उद्देश्यों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप एक सरसनी नगर इन 20 उद्देश्यों पर डालें, तो इसको हम और छोटे रूप में बता सकते हैं और इनको और अच्छे से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया पहली हेडिंग, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ये होता है विद्यालय प्रशासन का तृतीय उद्देश्य है। बालकों के व्यक्तित्व के विकास व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं यथा जैसे उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक आदि का विकास करना जो है क्या होता है? शैक्षिक प्रशासन का ही एक उद्देश्य होता है। अतः विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, इन सभी का जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं दूसरे उद्देश्य के बारे में। तो दूसरा उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। दूसरा उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है कि योग्य एवं कुशल नागरिकों को तैयार करना। मतलब जनतांत्रिक, क्या मैं कह दूं, जनतांत्रिक देश में राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति, ठीक है, पूर्ण रूपेण उसके नागरिकों एवं अवलंबित होती है। मतलब कह रहे हैं नागरिकों पर अवलंबित होती है। मतलब कह रहे हैं कि जो जनतांत्रिक देश होता है, उसमें जो राष्ट्र की उन्नति होती है, जो उसकी प्रगति होती है, वो पूरा रूप से उसके नागरिकों के, उस देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनके ऊपर ही क्या होती है? डिपेंड होती है। बात करें, अतः विद्यालय प्रशासन द्वारा यह आशा की जाती है कि वह प्रारंभ से ही छात्रों को जनतांत्रिक भावनाओं का विकास करें। मतलब कह रहे हैं कि ये जो है विद्यालय प्रशासन के से उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि वो जितने भी बालक हैं उनके अंदर जो है स्टार्टिंग से ही छात्रों के अंदर जनतांत्रिक भावना का विकास करेगा, उनके अंदर उन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा और उसमें ऐसे गुणों को उत्पन्न करे जो जनतांत्रिक देश के एक योग्य एवं कुशल नागरिक के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि और उसमें ऐसे कुछ गुण हैं उनको भी उत्पन्न करना होगा जो कि जनतांत्रिक देश के एक योग्य एवं कुशल नागरिक के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहा है संक्षेप में, योग्य एवं कुशल नागरिकों का निर्माण करना विद्यालय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, तो मतलब कहते हैं कि अगर आप छोटी एक लाइन में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि कुशल एवं योग्य कुशल नागरिकों का निर्माण करना ही क्या होता है? विद्यालय प्रशासन का एक कार्य होता है, उसका ही एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अब तीसरा उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है सामाजिक एवं व्यवसायिक कुशलता उत्पन्न करना। मतलब कह रहे हैं विद्यालय प्रशासन का यह भी उद्देश्य है कि वह बालकों में सामाजिक एवं व्यवसायिक कुशलता उत्पन्न करे ताकि व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करने पर वे सामाजिक नियमों एवं आदर्शों का पालन करते हुए धनोपार्जन कर सकें और अपना जीवन सफल बना सकें। मतलब कह रहे हैं उनके अंदर जो है एक व्यावसायिक, उनको अपने व्यवसाय संबंधित जो है ज्ञान प्राप्त करवाना होता है और वो समाज समाज से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि ये पैसा कमाने के लिए वो किसी का मर्डर करने लगे, ठीक है, जो समाज के खिलाफ हो। तो उसको समाज से संबंधित, समाज को ध्यान में रखते हुए उसके व्यवसायिक शिक्षा जो है देनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, सुखी जीवन बिता सके, ठीक है, अपने परिवार का जो है उनका पालन पोषण कर सके। बात करते हैं चौथा नंबर उद्देश्य ये बताया गया है कि समानता की भावना का विकास करना। मतलब जो बालक होता है उसके अंदर जो है ये समानता की भावना प्रकट करना। समानता जनतंत्र की प्रमुख आधार होती है। मतलब कह रहे हैं जो समानता होता है ये जनतंत्र का प्रमुख आधार होता है। बात करें, इसी के ऊपर आपका जो है जनतंत्र टिका होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जनतांत्रिक देश में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो जनतांत्रिक देश होता है उसमें जितने भी व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने व्यक्तित्व का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है वहाँ पे, चाहे लिंग के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे या फिर वर्ग या जाति के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। वो अपने व्यक्तित्व का अच्छे से डेवलपमेंट और विकास कर पाता है। ठीक है, आगे बात करें, उसमें प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में समानता का अवसर प्राप्त होता है। मतलब कह रहे हैं कि जितने भी नागरिक होते हैं उनमें जो सामाजिक होता है, आर्थिक, शैक्षिक एवं धार्मिक जितने भी क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त क्षेत्र
क्षेत्र होते हैं उसमें समान अवसर सबको दिया जाता है। अतः विद्यालय प्रशासन का उद्देश्य छात्रों में समानता की भावना का विकास करना होता है। मतलब कह रहे हैं जो विद्यालय प्रशासन का उद्देश्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसका एक उद्देश्य ये भी हो जाता है कि जितने भी बालक हैं उनमें जो है मेरे प्यारे दोस्त समानता की भावना का विकास करें, उनका डेवलपमेंट करें, ताकि वह ऊंची-नीची की भावना से स्वयं को बचा सकें और समाज में व्याप्त इन भावनाओं को समाप्त करने में योगदान दे सकें। मतलब कह रहे हैं कि जो ये ऊँची-नीची, तुम्हारी जाति ऊँची है, तुम्हारी जाति नीची है, इन सारी भावनाओं से वो क्या हो सकें, स्वयं को बचा सकें, दूर कर सकें और समाज में जो ये भावनाएँ व्याप्त हैं, उनको समाप्त करने में हमारी जो है क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, मदद करें तथा प्रया प्रांत प्रांतीयता, धार प्रांतीयता, उसके बाद धर्मांधता, ठीक है? उसके बाद जातीयता के दोषों को समाज से दूर करें, ठीक है? तो ये जो सारे दोष पाए जाते हैं, ठीक है? धर्म संबंधित, प्रांत संबंधित, जाति संबंधित, इन सारे दोषों को क्या करें, वो दूर करें। अगली हेडिंग जो है 5वें नंबर उद्देश्य बताया गया है, कर्तव्यों के प्रति उदात्तता भावना का विकास करना। मतलब कह रहे हैं जो उनके कर्तव्य होते हैं, उनके प्रति जो है, उनके अंदर जो है उदात्तता की भावना का विकास करना, ठीक है? मतलब कहा है विद्यालय प्रशासन व संगठन का अंतिम किंतु महत्वपूर्ण उद्देश्य बालकों में कर्तव्यों के प्रति उदात्तता की भावना का विकास करना ही है, ताकि वे जनतंत्र को सुरक्षित रख सकें, राष्ट्र के कल्याण में हाथ बटा सकें, ठीक है? और जो छठा उद्देश्य बताया गया, वो बताया गया है कि स्वशासन की शिक्षा प्रदान कराना। विद्यालय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक में स्वशासन की शिक्षा प्रदान कराना भी है। विद्यालय प्रशासन व संगठन द्वारा बालकों को स्वशासन के लिए अवसर प्रदान कराना चाहिए, कि मतलब वो खुद के ऊपर खुद का शासन चलाएं, ना कि दूसरों का शासन खुद के ऊपर चलने दें, ताकि वे जनतांत्रिक शासन को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान कर सके, ठीक है? तो वो क्या कर सकें, जब स्वशासन के बारे में उनको पता होगा, उसके बारे में जानकारी होगी, तो वो क्या करेंगे, जितने भी जनतांत्रिक शासन है उसमें उसको चलाने में हमारी मदद करेंगे, अपना योगदान देंगे, ठीक है? अब 7वां नंबर उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, 1 मिनट। 7वां नंबर उद्देश्य आपका बताया गया है त्याग व बलिदान की भावना को जागृत करना, ठीक है? ये भी क्या हो जाता है, आपका शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया है विद्यालय प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य बालक में त्याग व बलिदान की भावना को जागृत करना भी है, ठीक है? ताकि वह अपने राष्ट्र, समाज एवं मानवता के कल्याण के लिए तन, मन, धन से योगदान दे सके, ठीक है? तो उनके अंदर ये भावना उत्पन्न करना होता है कि जिससे अगर उनके राष्ट्र संबंधित या समाज संबंधित या मानवता संबंधित कभी भी उनकी ज़रूरत पड़े, तो वो तन, मन और धन सभी संबंध से जो है वो अपना योगदान दे सकें। उनको जो है क्या कर सकें मेरे प्यारे दोस्त, अपना योगदान वहाँ पे दे सकें। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।